नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। आजकल लोग कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया को तो आप जानते ही होंगे। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी के इंटरव्यू लेते हैं, कई बार इनके मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और पिछले साल इन्हें भारत सरकार की ओर से क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ, आप इस बात पर गौर कीजिए, क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने के बाद भी इस तरह की जो फूहड़ता परोसने का प्रयास किया जाता, मेन बात यही है। लेकिन बीते 24 घंटे में फिर वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फैंस भी इनके इस मूवमेंट से शॉक्ड नजर आ रहे हैं और बात एफआईआर तक आ गई है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जमाना मॉडर्न है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपन माइंडनेस के नाम पर कुछ भी बोल देने का ट्रेंड अपने चरम पर है। लेकिन क्या इतना ओपन माइंडेड होना भी ठीक है कि खुले मंच पर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी जाए? शर्म व हया को तार तार करके अपने ही मुंह से अपने माता पिता के पवित्र रिश्तों का चीरहरण करते रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी जाएं। किसी फिजिकली चैलेंज इंसान की अक्षमताओं का मजाक उड़ाकर उसे सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया जाए। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा है भारत में चल रहे एक शो में जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है कि आज का युवा खुशी खुशी ऐसे शो में जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहा है, जिसकी जितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है वो उतना खुश हो रहा है। अपनी साफ और बेदागदार छवि के लिए फेमस रणवीर इलाहाबादिया इसी शो में एक कमेंट देकर फंस गए हैं। उनका अश्लील कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट चर्चा में रहता है। शो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रहा। शो के नए एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा, रणवीर इलाहाबादिया जैसे स्टार्स नजर आए हैं। ये सभी शो में आए कंटेस्टेंट इंटरव्यू लेते थे और उनके जवाब पर फनी और भद्दे कमेंट करते थे। लेकिन इसी तथाकथित कमेंट के चक्कर में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। शो से जुड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्लिप वायरल हो रहा है। रणवीर ने शो में एक कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या आप पेरेंट्स को पूरी जिंदगी में हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे या फिर आप एक बार उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुनने के बाद समय रैना बोलते हैं कि ये सारे इनके पॉडकास्ट के रिजेक्टेड सवाल हैं। ये क्या सवाल है? इसके बाद से रणवीर की आलोचना हो रही है। YouTube पर कई क्रिएटर ने उनकी आलोचना करते हुए वीडियोस बनाए हैं। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर भी रणवीर को ट्रोल किया जा रहा है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट में इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट्स को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने उसे देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि भद्दे तरीके से चीजों को चलाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं। ये ठीक नहीं है, हर किसी की मर्यादाएं हैं। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। बवाल होने के बाद यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सॉरी कहा है। साथ ही ये माना है कि उन्हें पेरेंट्स को लेकर ऐसा अश्लील बयान नहीं देना चाहिए था। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being.
भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी सबको दे रखी है, लेकिन शायद संविधान निर्माताओं ने इस हद तक नहीं सोचा होगा। उनकी दी गई इस स्वतंत्रता का उपयोग इस रूप में किया जाएगा। इसके अलावा 2021 में प्रस्तावित आईटी रूल्स का जिस कदर विरोध हुआ कि उसके क्रिएटर्स के हाथ बन जाएंगे, इन हालातों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि उस नियम का लागू होना जरूरी है। फिलहाल यही कहना सही होगा कि इससे पहले कि डार्क ह्यूमर की वजह से युवाओं का फ्यूचर डार्क हो जाए, सरकार को इस तरह के कंटेंट्स पर सख्ती बरतनी होगी। तो आपने देखा पूरी तरह से ये फुहड़ता की सारी हदें पार हो गई हैं। इनके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। बियर बाइसेप्स के नाम से इनका हैंडल है और इनका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। आजकल कॉमेडी शो में खुलेआम गाली गलौज, बॉडी शेमिंग नॉर्मल बातें हो गई हैं। ये सब तो नॉर्मल बातें हो, कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना भी लिया था, लेकिन इन्होंने तो एक अलग सी लकीर खड़ी कर दी इन सब के बीच, जो कहीं ना कहीं फुहड़ता, मानिए फुहड़ता की सारी हद पार कर दी है। और इन सब के बीच जब अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन जो वेब सीरीज मिर्जापुर समेत ऐसी तमाम ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ावा भी मिला है, क्योंकि युवा इस तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भी जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय कराऊंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगे। पुनीत वर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। आज ये प्रतीक को सभी जानते होंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके दीपक सिंह, फाउंडर और क्रिएटर हमराही से फाउंडेशन से। तो सबसे पहले मैं प्रतीक जी आपके पास आऊंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं पुनीत वर्मा। ठीक है, वापस से लौटूंगी, लेकिन जिस प्रकार से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं और उसके बावजूद क्या आवश्यकता पड़ जाती, कितनी फुहड़ता दर्शाती है। तो मुझे लगता है पहले तो प्राइम टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अहम मुद्दे पर एक चर्चा रखी, और जहां पर ना ही सिर्फ इस चर्चा को रखा और बल्कि एक ऐसे वर्ग को भी जोड़ा है जिनको देख करके लगता है कि भाई ये तो बहुत वायरल। फुहड़ता कहीं ना कहीं जो है सोच दिखा रही है क्रिएटर की। पिछले 10-11 साल के अनुभवों में हमने रेडियो भी करा, और फिर अभी पिछले 6-7 सालों में जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है, जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रेडियो के पीछे के आरजे को या चेहरे को लोग देखना चाहते हैं। आई नो मेनी ऑफ आरजेस जो मतलब जिनको लगता है कि शायद वो सस्ते रास्ते अपना करके वो एक बहुत ही महंगी फेम के धंधे में जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब इस तरीके की चीजें आप दे रहे हो। एज अ क्रिएटर आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या परोस रहे हो। एज अ मीडिया पर्सन हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या दे रहे हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं समाज के प्रति, उनकी क्या जिम्मेदारी है। वो जस्ट कुछ भी कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, और अश्लीलता का ये जो धंधा है उसमें लोगों को बरगला रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज जो होती है ना कि ऐसे लोगों को यूथ जो है ना वो बहुत एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक बहुत बुरा और कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभी हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। पहले उनसे छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह की जो कि एक अवार्ड से नवाजा जाता है, जो हमारे देश के लिए क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड के बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें फुहड़ता और इस तरह की अश्लीलता को दर्शाना पड़ जाता है। वीरेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, ना तो ये फुहड़ता है, ना ये अश्लीलता है, और ना ही ये डार्क ह्यूमर है, और ना ही ये कोई मासूमियत है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है। अगर आपने सुना हो, जो इटालियन एक मार्क्सिस्ट था एंटोनियो ग्रैम्सी, उसकी जो उसकी थीसिस है कल्चरल मार्क्सिज्म, सांस्कृतिक मार्क्सवाद, जिसको दुनिया जानती है वोकिज्म के नाम से। तो वोकिज्म का जो पहला जो सिद्धांत है कि परिवार नाम की संस्था को नष्ट करो। जैसे आपने सुना होगा कि अभी हाल में जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हुए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि दुनिया की केवल 2 ही जेंडर है, मेल एंड फीमेल, देयर इज नो थर्ड जेंडर। लेकिन वोकिज्म ने एक नया जेंडर क्रिएट किया है। आपने सुना होगा LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। और पिछले वर्ष मई 2023 में
जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने 1 महीने लगातार सुप्रीम कोर्ट में LGBTQ के ऊपर सुनवाई की और उन्होंने कहा जेंडर क्या होता है, और सुप्रीम कोर्ट में एक वहाँ वॉशरूम बनाया गया है जो जेंडर मुक्त है, मेल फीमेल बोथ कैन गो इन दैट। तो इसका जो उसका उद्देश्य है कि जितनी समाज में वर्जनाएं हैं, परिवार की जो मर्यादा है, जो सामाजिक मर्यादा है, उसको नष्ट करो और परिवार नाम की संस्था को नष्ट करो। अब जिस तरीके का बेहुदा सवाल ये इलाहाबादिया ने पूछा है, ये एक नए विचार को कैसे सूत्रपात किया जाए, कैसे प्लांट किया जाए, और कैसे एक बेहद जो विचार बेहद अश्लील है, विवादास्पद है, उसको सामान्य बना दिया जाए। ये केवल उसकी शुरुआत है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आपने कुछ फिल्मों का नाम लिया जो आती हैं OTT के ऊपर, उसमें तमाम गालियां अब आ गई हैं, और वो गालियां 5 साल पहले बड़ी असामान्य बात थी, अब उन गालियों का प्रयोग एक सामान्य घटना हो गई है। ठीक है, लौटेंगे तो आपके ये पास। अश्लीलता को नॉर्मलाइज करने का ये कदम है जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया है। ठीक है, लौटेंगे। दीपक सिंह जी, इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है? कुछ तो लगाम लगनी चाहिए ना। अब ये यूथ एक तरफ इसके ऊपर बढ़ावा हम देखते हैं, कभी कभी हम ऐसे कंटेंट देख लेते हैं मोबाइल में जो हम फैमिली के साथ नहीं देखते, कभी कभी खुल जाते हैं, कितना अश्लील महसूस करते हैं खुद को कि क्या हो गया है जी। पहले तो कि हमारे समाज को जी पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो कंटेंट हम चाहते हैं वैसा ही कंटेंट लोग बनाना शुरू करते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके हाथ पे फोन पकड़ा देता है और फिर वो स्क्रॉल करता जाता है और उसको ऐसा कंटेंट मिलता है जो वो इन फ्यूचर उसी को अडॉप्ट करता है, जैसा देखता है वैसा ही बिहेव करता है। और जैसे मेरा काम है सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह पे काम करना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि छोटे से छोटा बच्चा, उसके दिमाग में ये चीज बैठ रही है जो वो फोन में देख रहा है, क्या वो सही है? तो उसको लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिसको वो आइडियलाइज कर रहा है। उसके आइडल अब चेंज हो रहे हैं। पहले जो लोग किताबें लिखते थे उनको फॉलो करते थे लोग, अब जो चीज उसको दिख रही है इंटरनेट पे वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और फिर इन फ्यूचर जाके फिर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब चीजें डार्क ह्यूमर की तरह निकल के आती है। बिल्कुल ठीक है। प्रतीक जी, आपके पास लौटूंगी। मैं अक्सर आपके इंस्टाग्राम पेज पे जाती रहती हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा कृष्णा जी का आप बहुत अच्छा विवरण करते हैं, कभी प्रसाद ले जाते हैं, बहुत उसमें मिलियंस पे व्यूज आते हैं। तो क्या जरूरत पड़ जाती है? एक अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड से आप नवाजे जाते हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह की हरकतें करके उनको बहुत बढ़िया अवार्ड मिल गया है क्या? नहीं, देखिए, उनको जिस चीज के लिए अवार्ड मिला है वो दूसरी वजह है। मतलब रणवीर इलाहाबादिया यहाँ पर पिछले कई सालों से, अगर हम लोग उनको जानते हैं, मैंने मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में व्यूज गया, क्योंकि वो अच्छी बातें, अच्छे लोगों से उन्होंने कई बार बात करी। उनकी खुद की भी अपनी एक यात्रा रही है और जिसमें उन्होंने अपने आप को कई लोगों को इंटरव्यू करते हुए अपने पॉडकास्ट पे वो यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अभी फिलहाल में जिस शो पर हो गए, कहते हैं ना कि फेम की चमक में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि कभी ऐसे कदम बढ़ जाए कि पता ही नहीं चला है कि है या क्या है। वो जिस शो पर गए वो शो सबसे पहले बंद होना चाहिए। बात हो रही है, मैं एज अ क्रिएटर मैं पूरी तरीके से इसका विरोध करता हूं। ये जो शो है जिस पर अश्लीलता परोसी जा रही है, नोटिस में अभी आया है, क्योंकि अभी एक ऐसा क्रिएटर गया है जिससे लोगों की वैल्यू जुड़ी हुई है। लेकिन ऑलरेडी ये जो शो है पिछले कई एपिसोड्स कर चुका है और ये पिछले कई एपिसोड्स में अश्लीलता फैला रहा है। शो खुलेआम गालियां बकी जा रही है, राखी सावंत से लेकर के ना जाने कैसे कैसे लोग उसमें बुलाए जा रहे हैं और बहुत ही बदतमीजी आप था। और दुख की बात ये है कि ये जो समय रैना जो एक क्रिएटर हैं वो मतलब इस तरीके के शो को चला रहे हैं और अभी थोड़े दिनों पहले बच्चन साहब के शो में उनको बुलाया गया। अब आप सोचिए, जब रणवीर इलाहाबादिया पे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, टिप्पणियां आ सकती कल को, हाँ वो वैल्यू ओरिएंटेड बच्चन साहब है, ही इज नोन फॉर देयर वैल्यूज। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में थोड़ा सा टीवी को और ये जितने भी रियलिटी शोज बन रहे हैं इनको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि आज के समय में डिजिटल दुनिया चल रही है तो कोई भी इंसान जो वाहियात हरकतें कर रहा है या हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है और हम उसी को फॉलो करें। और रही बात जहां तक आपने जो प्रश्न बोला कि कृष्ण की वीडियो या चीजें, वीडियोस वायरल वो होती हैं जो रिलेट कर जाती हैं। तो जब वही बात है कि राम से भी बहुत लोग रिलेट करते हैं और रावण से भी बहुत सारे लोग रिलेट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जमाना क्योंकि मॉडर्न है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपन माइंडनेस के नाम पर कुछ भी बोल देना वो भी ठीक है, लेकिन क्या इतना ओपन माइंडेड होना भी ठीक है क्या? ठीक है, मैं यही इस बारे में विस्तार से वीरेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत लोग हवाला दे देते हैं कि नहीं भाई हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम संविधान के तहत रहते हैं। वीरेंद्र जी, देखिए
देखिए, ना तो ये सवाल ओपन माइंडनेस का है, ना ये मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो वामपंथी वोकिस्ट जो समुदाय है, जो पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में और अब भारत में भी बहुत मजबूत हो रहा है। जैसे कि आपने अभी अमेरिका ने वहां के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे भारत में आरक्षण लागू है, वैसे वोकिज्म का एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही पहले इस आधार पे जो एम्प्लॉय वहां पे नौकरी पे रखे गए थे सबको बर्खास्त किया है। भारत में भी DEI बहुत जो है जोरों से चल रहा है, और जितने बड़े हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जिनका बिजनेस है, जिनके अमेरिका यूरोप में बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो भी अपने LGBTQ वीक बनाते हैं और DEI के ऊपर के आधार पर वहां पे भी लोगों को नौकरी पे रखा गया है। तो ये केवल जो है जो रणबीर इलाहाबादिया का जो कमेंट है, ये केवल वोकिज्म को प्रमोट करने के लिए है। अब उसने ये कमेंट करके कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, पूरे देश में लोग जान गए और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं। तो वो उसका उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया कि उसको माफी भी कितने घमंड के तौर पे एक तरह से जैसे लग रहा था नहीं, उसको अपने एजेंडा को देश के सामने रखना था और एक बहुत ही विवादास्पद बात को सामान्य बात बनाना था। तो जैसे धीमे धीमे इस पे और चर्चा होगी, एक साल बाद कोई और आदमी इस बात को बोल देगा, फिर इस पे विवाद नहीं होगा और कुछ सालों में ये बात सामान्य बात हो जाएगी। आप दिल्ली में जाइए, JNU में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, एक लड़का दाढ़ी बढ़ाए हुए है लेकिन वो साड़ी पहने बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है। अब अगर आप उसे टोकेंगे तो बोलेगा ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और आप कौन होते हैं मुझको टोकने वाले कि मैं साड़ी पहनूं कि पैंट पहनूं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसमें कोई मासूमियत नहीं है, इसमें ये कोई अनायास नहीं है, ये बहुत ही सोचे समझे एजेंडे की तहत हो रहा है। और ये काम उसने बंबई में किया है, ये काम उसने लखनऊ या इलाहाबाद या कानपुर में नहीं किया है। ठीक है दीपक जी, जिस प्रकार से अभी हम जान रहे क्रिएटर ऑफ हमराही फाउंडेशन है आपका, वैसे ही इनका भी एक पहले वो चलता था ट्विटर जिसपे अकाउंट था बियर बाइसेप्स। इसमें पहले क्या बताया जाता था, कैसे बियर पी सकते हैं, कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। वैसे मैं समझना चाहूंगी जो आपका फाउंडेशन उसमें क्या होता है भाई, ये भी तो जनता जाने ना कि इससे भी हो सकता है, सिर्फ फुहारता ही नहीं है हमारे समाज में, और भी चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे समाज में। जी, तो मैं जो अपना कंटेंट बनाता हूँ वो थोड़ा सा बच्चों से रिलेटेड रहता है। कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ उन चीजों को फॉलो करते हैं जो दूसरों की लाइफ में चल रही होती है, सेलिब्रिटीज की लाइफ में चली रहती है। जो हमारे अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं, वो चीजों को छोड़कर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको ट्रेंड में होना चाहिए थोड़ी अच्छी सोसाइटी के लिए, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अगर इसके बारे में अभी मैं बात करने लगूंगा तो लोग स्क्रॉल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन फिर जब कोई केस बढ़ जाता है तब वो लोग फिर सोचते हैं कि यार ये इस चीज पे काम क्यों नहीं हो रहा। काम हो रहा था बट आप बिजी थे किसी और चीज को ट्रेंडिंग में लाने के लिए, आपने तब इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और जब वो चीज बढ़ गई तब आप क्या करेंगे कि किसी और ने कुछ नहीं किया, आपने भी तो कुछ नहीं किया ना। आपको भी तो उस कंटेंट में मजा आ रहा था जहां पे लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, आप उस चीज को देख रहे थे। आपको जब वो चीज चाहिए ही नहीं थी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे कोई बात करे, तो अब जब वो चीज हो गई तब आप बोल कैसे सकते कि हाँ ऐसा कुछ हो गया। तो मैं अभी कुछ टाइम से जरा सोचिए करके अब मैंने अपना एक चीज स्टार्ट की है जहाँ पे ऐसी टॉपिक्स से रिलेटेड मैं चीजों पे बात करता हूँ। जैसे रिसेंट में मैंने कुंभ पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे वायरल हो रहा था IIT बाबा और मोनालिसा। मैंने कि आप कई वायरल आप 1090 जो हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट की, उसको वायरल कर सकते थे कि कोई भी ऐसे हरासमेंट का केस होता है तो कोई भी महिला या बच्चा वहां पे जाके उस चीज से बच सकता है। लेकिन वो चीज वायरल नहीं होगी। डिस्ग्रेस किया जा रहा था महाकुंभ के इंपॉर्टेंस को। और फिर दूसरी जगह में आया, जैसे अभी सैफ अली खान पे अटैक हुआ था, तुरंत पता चल गया कि किसने अटैक किया था, तुरंत पता चल गया कि हाँ कौन उनको लेके गया था हॉस्पिटल तक, तुरंत हुई ये चीज। लेकिन यहाँ पे रेप के केसेस जब आते हैं महीने भर, साल भर वो निकल जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि किसने क्या किया।
और फिर वो चीजें धीरे धीरे बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभी हम लोग गाली गलौज करके सोचते बहुत कूल है हम लोग, ये तो हमारे समाज में अगर हम गाली गलौज से बात नहीं करें तो हम कूल नहीं समझे जाएंगे ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो कूल नहीं होंगे। प्रतीक जी, अगर मैंने एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड निकाला है कि इन्फ्लुएंसर किस लिए माला माल है, क्योंकि लोग औसतन 4 घंटे 40 मिनट तो पूरी समय तक सोशल मीडिया को दे रहे हैं इस समय। आप सोचिए 4 घंटे 40 मिनट, तो माला माल कौन होगा भाई? प्रतीक जी थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा डेटा और बहुत रिसर्च के साथ में सवाल पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वीरेंद्र जी ने भी एक जो बात बोली कि वो कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है, एंड इनफैक्ट हमारे साथी दीपक ने भी ये बात बोली। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर जब सोशल मीडिया आया तो आया नेटवर्किंग के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पे एक शब्द आया इन्फ्लुएंसर कि भाई वो लोग जिनसे समाज में, सोसाइटी में इन्फ्लुएंस आता है। फिर बड़े बड़े ब्रांड्स उनसे जुड़ने लग गए कि भाई कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे ब्रांड्स को मैं भी प्रमोट करता हूँ अपने चैनल्स और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन जरूरी क्या है कि वो जो ब्रांड्स है ना, उन ब्रांड्स को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आप जिस भी क्रिएटर के साथ में, जिस भी इन्फ्लुएंसर के साथ में जा रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैसा माहौल है, वो किस तरीके से आता है। जिस वक्त जो क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड की आपने बात करी, वो रणवीर को मिला उनके बहुत अच्छे कंटेंट के लिए। वो लाखों कमाते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि उनको फेमस कौन करता है? उनको फेमस करते हैं हम। अच्छा, और सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे रणवीर इलाहाबादिया फिर बहुत छोटे हो जाएंगे अगर मैं ब्रैड पिट या इस तरीके के बड़े जो लोग बैठे हुए हैं वेस्ट कंट्रीज में, जो जिस तरीके का वो कंटेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वायरल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस पाश्चात्य नहीं है, हमारी ऑडियंस भारतीय है। और भारतीय जो होते हैं ना, उनकी जो सबसे बड़ी जड़ है वो है उनका भारतीय होना और कहीं ना कहीं उनके संस्कार। तो हमें वो कंटेंट और वो भी उस सोशल मीडिया पे जो किसी 5 साल के बच्चे के हाथ में भी हो सकता है, जो किसी 50 साल की लेडी के हाथ में भी हो सकता है, तो उससे बचना चाहिए। और मैं हमेशा से एक मुहिम सोशल मीडिया पे चलाता हूं कि भाई ये जो फूहड़ क्रिएटर्स हैं, इनका खुल करके विरोध करना चाहिए और इनको पॉपुलर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अभी इसका जीता जागता उदाहरण जब कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस होते थे तो कई ऐसे मामले आते थे, तो बच्चे वहां पे पॉर्न वीडियोस देख रहे होते हैं। आप जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है, उस उम्र में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। वीरेंद्र जी देखिए, ये फुहड़ता डेलिबरेट है, ये फुहड़ता जानबूझ के की गई है। ये लोग इनोसेंट और मासूम लोग नहीं है। और ये वो कल्चर जो है, ये हमारे बीच में रहते हैं। और ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक किस्म का वायरस है। और ये केवल नेगेटिविटी हमेशा प्रमोट करते हैं। और इनका सबसे पॉपुलर व्हीकल है सोशल मीडिया। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। और ये बहुत ही होशियारी के साथ एक कंट्रोवर्शियल आइडिया को प्रमोट करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, देखते हैं समाज में क्या हो रहा है, जैसा कि रणवीर इलाहाबादिया ने किया। और अब ये जो है, इस समय चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है और ये एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है। तो उसका जो अपना उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हम लोग भी वही काम तो कर रहे हैं, उसी के आइडिया को तो प्रमोट कर रहे हैं इस समय हम लोग। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से दीपक जी हम अभी जिक्र कर रहे थे कि आपके जो कंटेंट होते हैं जो बेसिक वायरल होने चाहिए वो वायरल नहीं होते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो कहीं ना कहीं बिग बॉस अभी हम लोग देखते हैं, उसमें बाद में वो खुद आके कहते हैं कि सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, पैसे दिए जाते हैं। फिर भी लोग देखते हैं, आप देखते ना कि फिर भी नहीं ये जीतेगा इस बार। तो इस पे थोड़ा कहिए कुछ। जब एक कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाता है तो सबसे पहले उसको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ तक उसको वो चीज पहुंचानी है, कौन कौन उसे देख रहा है। तो वो चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है तब सिर्फ वो वायरल होने पर ध्यान देने लगता है कि हाँ चलो कुछ भी बनाऊं मैं, लोग देखेंगे, मेरी चीज चलेगी, फिर मैं चाहे जो भी चीज फैलाऊं। तो अगर आपको एज अ गुड कंटेंट क्रिएटर बनना है कि आप क्या पता आपको 10 लोग कम सुनेंगे, लेकिन आप सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव देके जाओगे। और वो जो आप 10% कम सुन रहे हैं ना, कोई बात नहीं, जो 10% सुन रहे हैं ना आपको, वो 10% को और बढ़ाते रहेंगे। तो वो पॉजिटिविटी फैलती रहेगी। और ये जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो पूरी चीज को खराब कर देगा, फिर वो चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा युवा हो। ठीक है प्रतीक जी। बिल्कुल। और डेफिनेटली देखिए, वोकिज्म का उद्देश्य है समाज में अराजकता, समाज में अस्थिरता
और एनार्की एंड केओस, ये इनका एजेंडा है, पूरे पूरे वर्ल्ड में है। ये कोई नई, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इसके ऊपर बहुत साहित्य अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जो सबसे बड़ी लड़ाई है इसी वोकिज्म को लेकर के है। और यही और इस समय सबसे बड़ा अगर गढ़ कोई है वोकिज्म का, तो हमारी राजधानी दिल्ली है। ठीक है प्रतीक जी, आजकल तो ये चलता है, ये मन में जो दिमाग में आता है, क्योंकि लेकिन जब पिता और माता पे बात आ जाएगी तो ये नहीं चलता है ना। वो कहते कि जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता, पेरेंट्स के लिए ऐसी बात कह देना। देखिए क्या है ना कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें जरूरत जो है सबसे ज्यादा वो माता पिता की जरूरत है। हर चैनल जो है, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है या सोशल मीडिया होता है, वो अपने आप किड्स कॉर्नर देने लग गया है। वो आप बड़े बड़े ओटीटीज पे जाइए, उनका किड्स का एक सेक्शन होता है। सोशल मीडिया पर जाइए, वहां पर भी वो एज पूछते हैं। बट द थिंग इज कि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, एक्सेस इतना ईजी हो गया है, हर घर में वाईफाई लगा हुआ है। सोशल मीडिया ने कुछ ज्यादा ही ऑनलाइन नजदीकियां बढ़ा दी है। उसके बाद में हुआ क्या है, जो सबसे बड़ी बात है जो आप बोल रही हैं, ये सब तो चलता है। एक्चुअली हो क्या गया है कि हमारे रोल मॉडल सस्ते हो गए, या हमारे रोल मॉडल समाज में अब हम रोल मॉडल हम उनको नहीं रोल मॉडल देख रहे हैं। भगत सिंह जी जो हमारे इतनी कम उम्र में फांसी की सजा हुई, वो फांसी पे चढ़ गए। या अगर हम श्री राम की बात करें, या महाकुंभ चल रहा है, अब आप सोचिए महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ पे क्या हो रहा है? महाकुंभ में वो जो बाबा जी लोग हैं, या वहां पे जो भी नागा हैं, जो भी साधु लोग हैं, उनको छोड़ के हर सारे जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए वहां पर जा रहे हैं लोग, मतलब वो फालतू में उन्हें परेशान करना चीजें। हो क्या गया, हमारे रोल मॉडल जो है वो जावेद अख्तर से निकल के उर्फी जावेद तक पहुंच, बिल्कुल एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं क्या हो गया है, और इसमें हो क्या गया है कि हमें लगता है कि वो जो सोशल मीडिया पे क्रिएटर है, वो जो बहुत खुश है, आज उसने ब्लू कलर का कुछ पिया है, और कल वो इतने सुंदर गाड़ी से उतरा है, परसों उसने यहाँ पे पार्टी करी, नरसों उसने ये करा। ये वो लोग हैं जो अपने माता पिता से भी नहीं पूछते कि मम्मी खाना खाया या नहीं खाया, या तकलीफ है या क्या है। तो ये जो हमारे वैल्यू सिस्टम, भारत वो देश रहा है जो वैल्यू पर ही टिका है। हमारी पूरी संस्कृति, हमारे पूरे कल्चर, हमारी भारतीयता, हम सब वैल्यू पे टिके। दूसरी बात और ऐड करना चाहूंगा कि हो क्या गया है कि जिसके पास स्मार्टफोन वो जर्नलिस्ट। हम सब पढ़ाई करके रेडियो में आए हैं, या हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, उन्होंने पढ़ाई करी, चीजें करी, किताबें खत्म हो गई हैं दुनिया में। हर चीज, कोई किताब नहीं। किसी को अभी आप जाकर के पूछे श्री राम की भाइयों का क्या नाम था, या उनके नाना जी का क्या नाम था, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आप पूछे सिस्टम कौन, सबको पता। ठीक है, अभी आप जाकर के पूछो कि उसका कौन सा दोस्त है, वो कहाँ पार्टी कर रहा था, तो ये सब चीजें। और बिल्कुल एल्विश यादव को ले लीजिए। हाँ, मतलब आप सोचिए कि क्या हम वो हो गए कि हमारे रोल मॉडल। अभी मैं देख रहा था कि भाई आशुतोष राणा जी का एक प्ले हो रहा था। वो प्ले देखने के लिए लोगों को टिकट नहीं खरीदनी है, लेकिन अगर कहीं पे एक खुले मैदान में कोई इस तरीके का लफंगा आ रहा है, तो उसको देखने के लिए करोड़ों में लोग आ जाएंगे, और पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खस्ता हाल हो जाएगी। तो ये चीज है, हम उतने ही सस्ते होते जा रहे हैं। और एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप खुद को खोखला कर रहे हो, और ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, ये मिलियंस में। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात प्रतीक जी ने कहा है कि हमने कहीं ना कहीं पूरी संस्कृति को देखा है। हमने फरहान अख्तर, उर्फी जावेद, तमाम ऐसे। लेकिन जो महाकुंभ पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि इस बार महाकुंभ को कहीं ना कहीं गंधक उसकी पूरी तरह से नेगेटिविटी फैला के रखी थी। कभी हर्षा रिझारिया वायरल हो जाती, मोनालिसा वायरल हो जाती, लेकिन हम आखिरकार वो संस्कृति क्यों नहीं जानना चाहते कि असल में हमारा 144 साल बाद का क्या महत्व है। वहां बस फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने, इसी की तो होड़ मची हुई है। खोखला करना ही तो समाज को संस्कृति विहीन करना, समाज को मूल्यों, मान्यताओं, संस्कारों से खाली करना ही, खोखला करना ही तो वो किस्म का एजेंडा है। और ये जो महाकुंभ की बात हो रही है, ये पहला अवसर है, ये पहला कुंभ मेला है जब इसका सोशल मीडिया से एनकाउंटर हुआ है। आपने देखा क्या क्या चीजें वहां हुई हैं। अब एक लड़की आई थी खिलौना बेचने, क्या उसका नाम था, मोनालिसा, उसको मेला छोड़ के जाना पड़ा, और वही चर्चा का विषय बन गई। कुंभ मेला जो होता है उसमें देश भर से संत आते हैं, आध्यात्मिक गुरु आते हैं, देश के भविष्य के ऊपर, वर्तमान के ऊपर, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विषयों पर वहां पे शास्त्रार्थ होता है, चर्चा होती है, और लोग अपने आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए एक योजना बना करके
एक संदेश लेके जाते हैं। लेकिन हमने आपकी कुंभ मेला में क्या देखा कि मोनालिसा आई है, आईआईटी के बाबा आए हैं और उनका हाथ खड़ा रहता है और वो हठ योगी है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से हमको ये जानने का मौका नहीं मिला कि 144 साल बाद ये कुंभ मेला हो रहा है। इसका प्लेनेटरी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ये क्यों हो रहा है। 144 बार चले रहो, भीड़ इकट्ठा कर दो, मन में भले उनके अंदर पाप ही भरा हो जी। और इस मेले की आध्यात्मिक धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका भारत के प्राचीन इतिहास में इसका क्या इतिहास रहा है, क्या महत्व रहा है, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। केवल जो चीजें बड़ी वियर्ड हैं, जो असामान्य हैं या असामान्य बनाई जा रही हैं, वही आपको देखने को मिला होगा सोशल मीडिया के ऊपर। और रही सही इस चीजों में बॉलीवुड भी अपने हाथ धो लेता है ऐसे गंदे लोगों को, या इस तरीके अब जैसे बॉलीवुड में हमने ऐसा सुना कि मोनालिसा को काम मिला, बहुत अच्छी बात है, किसी को काम मिला, लेकिन भविष्य में ऐसे जो क्रिएटर है जो इस तरीके की चीजें करें उनको तो सपोर्ट मिल रहा है ना। और फिर अभी जैसे मोनालिसा वायरल हुई, भाई बॉलीवुड ने भी वही पकड़ा जो ट्रेंड में चल रहा है, उसके साथ काम कर लेंगे तो हम भी 4 पैसे कमा लेंगे। ऐसे ही थोड़े दिनों पहले रानू मंडल के साथ हुआ था और वो फिर अपनी गरीबी के हालात अब आप क्या स्थिति। बिल्कुल दीपक जी, बियर बाइसेप्स की लगातार मैं जिक्र कर रही हूँ कि पहले वो बियर पीते, कैसे पीनी है बियर, वो लोगों की रुचि बहुत है, लेकिन अभी आपने कहा कि मैंने बताया कि सैफ अली खान के साथ क्या आपने देखा था, सैफ अली खान से था तो वो भी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट ही था एक तरह से। पूरी तरह से ये क्या होता जा रहा है हमारे समाज को, हम खाली दिखावा कर रहे हैं। कुंभ से लेकर चाहे बॉलीवुड, सैफ अली खान एक पटौदी खानदान के, उनको क्या जरूरत है इस तरह की पब्लिसिटी। जी, तो चीज ये होती है कि सबको सुर्खियों में रहना होता है, न्यूज बनना होता है कि हाँ अब हमारी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो कुछ ऐसा आए कि हमारे बारे में बात हो, फिर वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी समय रैना बहुत वायरल हो रहे हैं, स्टार्टिंग में इनका कंटेंट अच्छा था, ये चेस के ऊपर वीडियोस बनाते थे तो बच्चे इनको बहुत लाइक करते थे। अब उनका वो वाला बेस बन गया बच्चों वाला, अब बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको, ठीक है। अब आप समझिएगा, अब उनका कंटेंट थोड़ा सा अडल्ट, थोड़ा सा वल्गैरिटी पे आया, लेकिन उसकी ऑडियंस जो थी वो सेम थी। तो अब वही जो छोटा बच्चा 12 साल की उम्र में उन्हें देख रहा था, 15 साल की उम्र में आके 15 साल की उम्र में आके अब वो गालियां दे रहा है। अब वो वैसा ही कंटेंट चाह रहा है जैसा वो बना रहे, और फिर आगे जाके फिर ऐसे केसेस और बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ही वो उसके रूट बैठ गया। अब वो चीज वैसे ही बढ़ रही है। बिल्कुल, फिर अब समय आ रहा है डीप फेक का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये समस्या तो बढ़ेगी। और अभी आपने देखा दिल्ली के चुनाव में एक फेक वीडियो बनाया गया कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। एआई, अब तो एआई भी आ गया है ना। बिल्कुल, तो एआई ज्यादा बड़ी चुनौती होने वाली है आने वाले दिनों में। बिल्कुल। प्रतीक जी, अभी कुंभ मेले का मैं जिक्र कर रही थी और एआई का भी जिक्र हुआ है, तो मैं इस पर ये प्रकाश डाल, विराट कोहली कुंभ नहीं आते, उनकी एआई फोटो, अगर फोटो ही खिंचवाना तो एआई के जरिए फोटो फ्रेम करवा के रखवा लीजिए। तो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, कैसी कैसी भीड़ इकट्ठा हो रही, किसी को कुछ नहीं लेना देना, बस 144 साल बाद कुंभ लग रहा है। मैं गई थी खुद वहां पर, मैंने लोगों से बात की, बस लोगों का सिर्फ एक कहना था कि भाई अमृत बह रहा है, वहां पर एक बूंद कहाँ 4 बूंद है वो कुछ नहीं पता, बस उनको जाना है क्योंकि 144 साल बाद लगा। बात बिल्कुल सही बोली आपने। और मैंने भी कुंभ में जब गया तो मैंने भी वहाँ की व्यवस्थाओं पे एक वीडियो बनाई कि भाई ये 5 चीजें अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो याद रखिए। मैंने उस पर जानकारी दी, सारी चीजें करी। उस पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई मोनालिसा कौन से सेक्टर में है, भाई वो चिमटे से जो बाबा मार रहे हैं वो कौन सी जगह पे है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत समय के बाद में एक युग पुरुष हुए, प्रेमानंद जी महाराज। सोशल मीडिया पर वो ऐसा नहीं था कि वो सोशल मीडिया क्रिएटर थे, वो तो ना जाने कितने सालों से सत्संग कर रहे हैं, एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आने से पहले भी मैं उनके पास में गया, उनको जानता था, चीजें था। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया ने उनको एक बूम दिया और पहचान दी, और आज इस संख्या में, इस तादाद में लोग आने लगे कि व्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल होने लगा। और आप देखिए लोग भी कितने विरले हैं कि वहीं के सोसाइटी के लोग, जिनको तो ये सोचना चाहिए कि भैया बड़े भाग्य की बात है, हम ऐसे युग पुरुष को, जिसको लोग देखने आते हैं, हम रोज अपनी खिड़की से, बालकनी से देखते हैं, अब लोगों ने उसका विरोध कर दिया। अब अच्छे कंटेंट का भी विरोध हो रहा है, या अच्छे युग, मतलब हर धर्म के लोग जो हैं वो प्रेमानंद जी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और पूरे विश्व से लोग आते हैं सिर्फ प्रेमानंद जी के वहां पे दर्शन करने के लिए। वो वही बातें बताते हैं जो हम सबको पता होता है, लेकिन वही है ना कि इट इज अप टू अस।
कुछ लोग ऐसे हैं जो घटिया खाना, घटिया लोग, क्योंकि खा ही रहे हैं ना, अपनी आंखों से अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीज चॉइस करते हैं और अपने जीवन को बदले ले रहे हैं। बिल्कुल, पहले कुंभ होता था साधु संतों का, लेकिन अब तो क्या उनको पता भी नहीं, वो वहां पे वीडियो बना रहे, देखिए यहाँ व्यवस्था नहीं है। जब वहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती थी तब भी लोग जाते थे। अब तो सरकार ने बहुत काम किया है। वीरेन जी, आपने तो देखा ही होगा कब से कुंभ के, जब तक अभी हम तो हमारे से कितने जनरेशन पहले की ये कुंभ प्रथा चलती आई है। लगता है कि जो लोग व्यवस्थाओं पे जाते हैं उनको जाने ही घर ही नहीं जाने, तो उनका क्लब पार्टियों में जाने भैया। ध्यान करो गंगा जमुना सरस्वती का, और त्रिवेणी घर में। हाँ बिल्कुल वीरेन जी, आप थोड़ा सा साझा करिए, क्योंकि आपने तो कई देखिए, फोटो केवल विराट कोहली की नहीं आई है। संगम में ऐसे फोटो भी आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन और एलन मस्क भी डुबकी लगा रहे हैं कुंभ मेले में। ये भी फोटो आई है सोशल मीडिया पे। ये सारी फोटो जनरेट हुई है एआई के द्वारा। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ अगर एआई से के जरिए और जिसको फोटो खिंचानी है वो वैसे ही फ्रेम करवा ले। लेकिन वीरेन जी, आप ये जरा बताइए कि क्या कुंभ व्यवस्था देखने की जगह है क्या? वो हमारी आस्था का केंद्र है। वहां पर अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तब भी लोग जाएंगे जिनकी आस्था है। वहां पर वीडियो बना के देखिए कचरा है, ये कचरा कौन फैला रहा? हम ही आप तो फैला रहे हैं ना। वहां पे योगी आदित्यनाथ या फिर सरकार के लोग थोड़ी ना, हम आप जा रहे हैं, और हमारी उतनी जिम्मेदारी है कि स्वच्छता। देखिए, मैं 5 बार कुंभ मेले में जा चुका हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी टूल अवेलेबल हैं, उनका जितना इस्तेमाल किया जाना संभव था वो इस कुंभ मेले में किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो तैयारियों के साथ गई थी वहां पे। चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या सैनिटेशन हो, सफाई कर्मचारी हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो। और पिछले 50 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने स्वयं देखा होगा, पिछले 3 दिनों में बहुत खबरें आपने चलाई होंगी कि इलाहाबाद में जिस शहर से भी प्रयागराज में सड़क आती है, हर तरफ ट्रैफिक जाम है, और विश्व का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। प्रयागराज से कटनी 250 किलोमीटर दूर है, और कटनी जिले के शहर में खड़े होकर के ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि आप लोग प्रयागराज न जाएं। काशी पूरा जाम है, विंध्यवासिनी पूरा जाम हो गया है, और ये कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद पूरा जाम है। लखनऊ, बछरावा, रायबरेली, प्रयागराज पूरा ट्रैफिक जाम है। हर संभव सड़क जाम थी। तो इतना बड़ा अगर जनसमूह आएगा, उसको देखते हुए जो व्यवस्था संभव थी वो वहां की गई है। उसके बावजूद भी पे लौटना चाहूंगी वीरेन जी। मैं ये अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आर्टिकल 19 क्या कहता है, क्योंकि सब कहते हैं मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कूल हूँ, मैं गाली दूंगी, मैं कूल हूँ। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है। वो बेलगाम नहीं है, वो अनरिस्ट्रेन्ड नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी की वहां पे परमिशन नहीं है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि आप उसमें मनमानी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हर फंडामेंटल राइट के साथ एक ड्यूटी भी है, एक ऑब्लिगेशन भी है। राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं होता है कोई भी राइट। एवरी राइट इज सब्जेक्ट टू रीजन, लॉ, लॉजिक एंड ऑर्डर एंड पब्लिक मोरालिटी। बहुत बढ़िया बात। आर्टिकल 19 है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ, बिल्कुल बोलता है कि आप जो भी अपने भाव हैं वो आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के लिए कुछ और गलत नहीं बोल सकते। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वहाँ पे। आप अपनी चीजें बोलिए, आप अपने थॉट्स बोलिए, आप अपना मत रखिए, लेकिन आप किसी पे वो चीज थोप नहीं सकते कि नहीं ये ऐसा ही है। बिल्कुल। प्रतीक जी, हमारे दर्शकों को आप लास्ट कमेंट के क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिरकार कैसा समाज हमारा होना चाहिए? थोड़ा सा देखिए, मैं संदेश आपके माध्यम से ये देना चाहूंगा, जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, आप कंटेंट जो भी देख रहे हैं, हॉलीवुड का एक्सेस भारत में बहुत आसान है, बॉलीवुड हर जगह है, सोशल मीडिया पे किसी भी देश का कोई भी इंसान सब कुछ है। किली पॉल जैसे लोग जो किसी गांव के आदिवासी हैं, वो हमारे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसको किया किसने? भारत ने। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबकी एक ऑडियंस है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो वैल्यू ओरिएंटेड है, जो चलता है संविधान पे, जो संस्कृति की बात करता है, जो सनातन की बात करता है, जो वैल्यूज की बात करता है, जो साथ ही साथ में बात करता है चरित्र की। तो ये ध्यान रखिए कि भाई वायरल होने के चक्कर में हम चरित्रहीन तो नहीं हो रहे, या चरित्रहीन होने
होने का मतलब सिर्फ खुद को ही अश्लील करना नहीं, बल्कि आपने आसपास के लोगों को भी गंदा करना है। तो इस समाज को, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको सोशल मीडिया ना बनाइए, सोशल मीडिया ही रहने। बहुत बढ़िया बात। ठीक है वीरेंद्र जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आवाज मिल पा रही वीरेंद्र जी? आई एम नॉट गेटिंग योर ऑडियो। वीरेंद्र जी आवाज मिल पा रही मेरी? ठीक है, संपर्क जल्दी से साधिए। उससे पहले मैं दीपक जी से क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, भारत ऐसा देश है जहाँ पे माता पिता की पूजा होती है, और जो ये कंटेंट क्रिएटर है ये पहले अपने वालों को गाली दे देते हैं, फिर सामने वालों के लिए वो चीज नॉर्मल हो जाती है, और फिर वो लोग आप पे आ जाते हैं, फिर वो आपके लिए भी वही चीजें जो अपने वालों के लिए बोला था वही आपके लिए बोलने लगते हैं। तो इस चीज को नॉर्मलाइज मत करिए, आपके बच्चे भी वही चीज देखेंगे और फिर बड़े होके वही चीजें करना शुरू करेंगे, और तब आप नहीं रोक पाएंगे। तब हमें और आपको भी बुरा लगेगा, उनको भी उतना ही बुरा लगेगा कि ठीक है। अगर आप जब ऐसी चीजों को प्रमोट करते जाएंगे ना, तो फिर तो वृद्धाश्रम भरते जाएंगे ना, क्योंकि आपने जो चीज बोई थी वही आप काटोगे। बिल्कुल। और उनके जो वैल्यूज बचे ही नहीं, तो फिर आप क्या डेफिनेटली। और जो उनसे युवा करेंगे? वर्ग हमें देख भी रहा है, जो हमें भी फॉलो करता है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भाई जिनको आप रोल मॉडल मान रहे हैं उनका बैकग्राउंड जरूर चेक करिए। जैसे स्कूल का देखते हैं ना कि कौन कौन कहाँ से, वैसे अपने रोल मॉडल्स का भी बैकग्राउंड चेक करिए। पता लगा वो कोई जहर बेच रहा है, कोई गालियां बक रहा है, कोई टिप्पणियां कर रहा है, और उसमें आप वैल्यू ढूंढो, बिल्कुल। क्योंकि भविष्य आपका खतरे में है, वो तो कमा रहे हैं। बिल्कुल। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात वही है कि आखिरकार इस पर क्या बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है कि आप कुछ नियम जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि अब जरूरत है। जिस प्रकार से लगातार जो समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैलती जा रही हैं, उन पर लगाम जरूरी है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।